Hi students, CA Inter, Paper 2, Corporate and Other Laws, RTP November 22, RTP November 22, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो डाले गए हैं इसके अंदर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, गीता प्राइवेट लिमिटेड है और ये एक स्टार्टअप कंपनी है। मिस्टर प्रबोध उनके अकाउंट्स मैनेजर हैं। बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स और उन्हें बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अप्रूवल बाय द बोर्ड। रेफरिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 40, देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 40 में बेटा हम क्या पढ़ के आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा। तो आपसे पूछा गया है, आप उन्हें एडवाइस कीजिए और ये है एक स्टार्टअप कंपनी। देखिए जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंक्लूड से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर फर्दर 5 सब पॉइंट कह लीजिए आते हैं। एक बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दूसरा P&L अकाउंट एंड नेचुरल है अगर आप NPO है, नोट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 SOC जिसे हम कहते हैं पूरी लाइन को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नंबर 5 एक्सप्लेनेटरी नोट्स या नोट्स टू अकाउंट्स कह लीजिए। लेकिन एक एग्जम्पशन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है अगर आप स्टार्टअप कंपनी है। रादर ये एग्जम्पशन अकेला स्टार्टअप के लिए नहीं है, ये OPC के लिए भी है, S से स्मॉल कंपनी के लिए है, S से स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के लिए है एंड D से डोरमेंट कंपनी। मतलब 4 कंपनियां ऐसी हैं जिसको मैं कोड की देता हूं OSD, OPC, स्मॉल, स्टार्टअप, D से डोरमेंट, ये लिखा है। इनको जरूरत नहीं है तो हम कहेंगे मिस्टर प्रभु जी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें से बनाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, मिस्टर आदित्य ने एक OPC बनाई है 7 जुलाई 21 को। मिस्टर यश नॉमिनी है उनके मेमोरेंडम में। नाउ मिस्टर आदित्य कंसिडरिंग द परपेचुअल नेचर ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस डिजायर्स टू अपॉइंट ABC प्राइवेट लिमिटेड एज नॉमिनी इंस्टेड ऑफ मिस्टर यश। देखिए हम क्लियरली OPC में पढ़ के आते हैं, रेड विद रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कि OPC में मेंबर एंड नॉमिनी दोनों के दोनों सिर्फ क्या होंगे, नेचुरल पर्सन होंगे। तो इसलिए मिस्टर आदित्य आप यश को हटा के इस ABC को अपना नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट अपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी आपने किया हुआ है, मतलब इसी RTP में नहीं, इससे पहले भी है। ए एंड उनकी वाइफ के पास ज्वाइंट डीमैट अकाउंट है। तो डीमैट अकाउंट आप सारे जानते हो, पब्लिक कंपनी का जब इशू आता है, IPO वगैरह FPO आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डीमैट में ही अलॉटमेंट की जाती है। तो द कंपनीज की कहता है AGM होनी है। इन सच अ केस हु विल कास्ट द वोट, तो कहते हैं AGM में वोट कौन डालेगा, राइट। तो देखिए वोटिंग से रिलेटेड जब हम पढ़ के आते हैं चैप्टर नंबर 7 में, तो रूल नंबर 21 ऑब्वियसली किसका, द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 का कहता है कि जब वोटिंग होनी है तो ज्वाइंट होल्डर्स अगर होते हैं तो जो पोलिंग पेपर है वोट डालने का हक दिया जाता है फर्स्ट नेम होल्डर को, कि जब आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया था जिसका नाम पहले है तो उसको हक दिया जाता है। अगर वो नहीं आता तो दूसरा आदमी भी वोट डाल सकता है। इसलिए हम कहेंगे ए एंड हिज वाइफ का ज्वाइंट डीमैट अकाउंट है तो जिसका नाम पहला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रजिस्टर ऑफ मेंबर में, उसी को वोट डालने का हक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभास लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, 5000 मेंबर्स हैं, AGM की डेट बताई गई है। कहता है एडवाइस कीजिए कंपनी को रिगार्डिंग रिमोट ई वोटिंग पीरियड। देखिए सेम चैप्टर 7 में रूल नंबर 20 में हम पढ़ते हैं कि भैया जिस कंपनी के कम से कम 1000 मेंबर हों, ऑब्वियसली आप लिस्टेड हैं एंड आपके कम से कम 1000 मेंबर्स हैं, तो उस कंपनी को सुविधा देनी होती है ई वोट की रेजोल्यूशंस। ई वोट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, और ये ई वोटिंग की सुविधा आप मेंबर्स को कम से कम 3 दिन के लिए देंगे
और ये सुविधा समाप्त होती है मीटिंग से एक दिन पहले शाम को 5 बजे। जैसे मीटिंग थी 7 को, तो हम कहेंगे प्रीसीडिंग, दैट मीन्स 6 तारीख को शाम को 5 बजे ये सुविधा क्लोज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, देखिए यहां लिखा है कि ओपन होगा 4 तारीख को, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 तारीख को शाम को 5 बजे ये बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा। धीमान लिमिटेड एक हिंदुस्तान की कंपनी है, इसकी काफी सब्सिडरीज हैं। उनमें से एक सब्सिडरी का नाम है बेस्ट शूज और ये मोरक्को की है। तो दैट मीन्स आपकी सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो धीमान होल्डिंग हो गए, ये अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑब्वियसली इन्हें बनाने होते हैं, जो हम सेक्शन 129 में पढ़ के आते हैं। कहता था अकाउंट सेक्शन ऑफ कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है मैनेजमेंट ऑफ बेस्ट शूज लिमिटेड को कि आप हमें अपनी अलग से स्टैंड अलोन मीन्स आपके अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दीजिए ताकि हम कंसोलिडेटेड बना सकें। सब्सिडरी कंपनी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, वो मोरक्कन लैंग्वेज में बनाते हैं और उन्होंने ये इंडियन पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी कह लीजिए उसको दे दी। अब कहता है फर्दर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बेस्ट शूज लिमिटेड अंडर द मोरक्कन लॉज, और उस देश में ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। कहता बताइए एडवाइस हाउ वुड धीमान लिमिटेड डील विद कंसोलिडेशन। तो देखिए हम सेक्शन 137 जहां हम पढ़ के आते हैं फाइलिंग करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आरओसी के पास, तो वहां पे हम पढ़ते हैं बेटा इससे रिलेटेड उसकी 4th प्रोविजो है कि आपने क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करनी है और साथ में उसके साथ अटैच करने हैं सब्सिडरी के खाते भी, राइट। वो सब्सिडरी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और चाहे उनका हिंदुस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, फर्दर प्रोविजन कहती है कि अगर आपकी सब्सिडरी है, फॉरेन सब्सिडरी है और उसे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका लॉ कहता है, तो सेक्शन 137 की ये प्रोविजन कहती है कोई टेंशन नहीं है। तो जो इंडियन होल्डिंग कंपनी है वो उसकी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल कर सकता है, और अगर लेकिन लैंग्वेज वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश आपको फाइल करनी पड़ेगी। यही नीचे अगले पैरों में भी ये सर्कुलर के द्वारा यही लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखिएगा पेपर के लिए। अगला प्रश्न डिबेंचर से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। ये आपने सेम किया हुआ क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार आया हुआ है। तो आपसे पूछा गया डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्या इन्हें डिबेंचर ट्रस्टी हम अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए डिबेंचर हम पढ़ते हैं सेक्शन 71 में, और डिबेंचर ट्रस्टी से रिलेटेड हम रूल 18 सब रूल 2 के अंदर पढ़ के आते हैं। तो जैसे लिखा और शेयर होल्डर, क्या वो ट्रस्टी बन सकता है। देखिए रूल्स ये कहते हैं बेनिफिशियल शेयर होल्डर ना हो तो ये बन सकता है, क्रेडिटर नहीं बन सकता चाहे जितना मर्जी रुपया हो, गारंटर जिसने गारंटी दी है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर वो भी नहीं बन सकता। तो सिंपल से आंसर थे। तो पहले वाला देखिए जैसे मैंने कहा बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में तो लिखा था अ शेयर होल्डर, तो बेनिफिशियल वर्ड तो लिखा नहीं है। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने जैसे अपने आंसर में लिख दिया कि भाई ये अपॉइंट नहीं होगा, तो अगर बेनिफिशियल हम मान के चले, क्रेडिटर नहीं हो सकता और गारंटर भी हो नहीं सकता। लेकिन यहां आप पहले पार्ट में अपना एक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि अगर ये बेनिफिशियल नहीं है, राइट, बेनिफिशियरी नहीं है, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। देन डायरेक्ट प्रश्न है, ये भी आपने किया हुआ, द स्टेट द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग द प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हम 128 में पढ़ के आते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जिम्मेवारी एमडी की है, होल टाइम डायरेक्टर अगर वो इंचार्ज ऑफ फाइनेंस हो, सीएफओ की है, या कोई और आदमी जिसको जिम्मेवारी दी है बोर्ड ने। तो ये 4 लोग होते हैं जिनको बुक्स बनाने की जिम्मेवारी है। अगला प्रश्न भी थोड़ा अच्छा है, ध्यान रखिएगा। मिस्टर गोविंद राम एक पार्टनर हैं और इंचार्ज भी हैं पी एंड एसोसिएट्स के। ये इनकी एक फर्म है जो कि ऑडिटर है कान्हा लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी के। तो लिस्टेड कंपनी में आप जानते हैं ऑडिटर के ऊपर रोटेशन लगती है 139(2) में, 2 टेन्योर मिलते हैं आपको 5-5 साल वाले, उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड डालना पड़ता है। मिस्टर गोविंद राम क्या हो गए, रिटायर हो गए हैं अपनी फर्म से, लेकिन उन्होंने एक और फर्म ज्वाइन कर ली है गुप्ता एंड गुप्ता में।
तो इन द जनरल मीटिंग ऑफ कान्हा लिमिटेड, जिसका ऑडिटर ये पहले गोविंद राम, जो पहले उनकी एक फर्म थी वो था, उनकी एजीएम होती है। कंपनी ने अब अपॉइंट कर लिया है अपना ऑडिटर गुप्ता एंड गुप्ता में। अब समस्या क्या ही, पहले वाला जो ऑडिटर था उसका पार्टनर था गोविंद राम, अब वो यहां पे भी है। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं कि अगर एक पार्टनर रिटायर होकर किसी और फर्म को ज्वाइन कर दे तो उसके ऊपर भी कूलिंग पीरियड लगेगी, क्योंकि एक तरह से कॉमन पार्टनर वाली बात हो गई। तो रूल 6(3) की एक्सप्लेनेशन में भी हम यही पढ़ते हैं। तो इसलिए हम जवाब यही देंगे कि भैया गुप्ता एंड गुप्ता फर्म ये इनएलिजिबल रहेंगे, ये अपॉइंट हो नहीं सकते एज ऑडिटर। तो ये थे कंपनीज एक्ट के आए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किए। होप सो आपको कुछ यूटिलिटी मिली है। और आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर ये फाइल भी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू। और नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अदर लॉज की बात करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।